पहला क्वेश्चन एक बार वापस से पढ़ रहा हूं। वेयर वन ऑफ द पार्टीज इज अंडर मिस्टेक, अगर एक पार्टी से गलती होती है, उससे मिस्टेक होती है, तो पूरा कॉन्ट्रैक्ट, उसका वैलिडिटी क्या, इज इट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, इट इज ए वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल के इलीगल। अब मैं चेक करने जा रहा हूं हॉट सीट पर कौन आने वाला है। ओके अभिषेक आपने बोला वॉइड, कृतार्थ ने बोला सी वॉइडेबल, जय ने बोला वॉइडेबल। हॉट सीट पे तो कोई आया ही नहीं। गलत गलत, दिशा परमार गलत, फैजल गलत, रॉन्ग। चलो अभी इसमें कोई आ नहीं सकता है हॉट सीट पे, उसके लिए सेकंड क्वेश्चन में आपको आंसर दे देता हूं। इसका क्या है, जब एक पार्टी से मिस्टेक होती है ना, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या रहता है पता है, वैलिड रहता है। वैलिड, ये मैंने बताया था, अगर मिस्टेक का बराबर से वीडियो देखा होगा तो पता चल गया होगा। कौन सा एग्जांपल लिया था वो भी सुन लो, कि अगर मैं ज्वेलरी शॉप में जाता हूं, ओके, और ज्वेलरी शॉप का जो बैनर होता है उसके नीचे लिखा होता है रियल एज वेल एज इमिटेशन, तो मैंने वो पढ़े बिना अंदर में गया और मैंने एक हार देखा जो 999 रुपीस का था। याद आ गया सबको? सबको याद आया? માનવ યાદ આવે છે? 999 નું જે હાર હતું, નેકલેસ હતું, એ હું લઈ આવ્યો અને પછી મને ખબર પડી કે આ તો ઇમિટેશન છે, તો એ મારી મિસ્ટેક હતી। હવે હું શું જઈને પાછો આપી શકું કે મને આ હાર નથી જોઈતો, મને તો રિયલ લાગ્યું, આ તો ઇમિટેશન છે? આન્સર ઇઝ નો, બીકોઝ ઇટ વોઝ મિસ્ટેક ઓફ ઓન્લી વન પાર્ટી, ધેટ ઇઝ ઇટ વોઝ માય મિસ્ટેક। એ મારે જોવાનું હતું બોર્ડ અને મારે નક્કી કરવાનું હતું કે આ ઇમિટેશન છે કે ગોલ્ડ, એને તો ડિસ્ક્લેમર આપી જ દીધું હતું, તો આન્સર શું આવશે? આન્સર શું આવશે? વેલિડ, બરાબર છે। ચલો હવે ચેટ બોક્સમાં મને તમે રિપ્લાય કરી શકો। સેકન્ડ ક્વેશ્ચન હું તમને બતાવું છું। A and B being traders enter upon a contract, A અને B કોન્ટ્રાક્ટમાં એન્ટર થાય છે, બંને ટ્રેડર છે એટલે બંને બિઝનેસ કરે છે। A has private information of changes in price which could affect B's willingness to proceed with the contract. A અને B બંને વચ્ચે અગ્રીમેન્ટ થાય છે, જેમાં અહીંયા એવું લખ્યું છે કે એની પાસે એક એવી ઇન્ફોર્મેશન છે, માર્કેટ રિલેટેડ એવી ઇન્ફોર્મેશન છે કે જો અગર એ બી ને કહી દેશે ને તો પછી બી એ જોડે કોન્ટ્રાક્ટ નહીં એન્ટર કરે। એટલા માટે બી ને શું કરવું જોઈએ, સોરી એ ને શું કરવું જોઈએ? A is bound to inform B, A is not bound to inform B, neither A nor B, none of the above. One more time I am explaining this concept. Let's say मेरे और नवांग के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, बराबर है। नवांग मुझे कुछ सप्लाई करने वाला है, लेकिन मुझे कुछ प्राइवेट इंफॉर्मेशन, सीक्रेट बात पता चली है। अगर मैं एज अ बायर सेलर को वो बात बोल देता हूं तो शायद वो सुनने के बाद नवांग मुझे वो प्रोडक्ट सेल नहीं करेगा। तो अब मेरी जिम्मेदारी क्या है? क्या मैं चुप रहूं तो चलेगा, या फिर मुझे उसको बता देना पड़ेगा? अगर मैंने बता दिया तो फिर वो मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट एंटर नहीं करेगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूं। बताइए, सही जवाब यहां पर मानव ने दे दिया है, मानव ने सही जवाब दे दिया है। मानव हॉट सीट पर आ गए हैं। बी, ए इज नॉट बाउंड टू इन्फॉर्म बिकॉज यहां पर साइलेंस डज नॉट अमाउंट टू फ्रॉड। क्या बोला मैंने? साइलेंस डज नॉट अमाउंट टू फ्रॉड। मतलब अगर आप बिजनेस करते हो, अगर आपको कोई खुफिया इंफॉर्मेशन मिलती है तो जरूरी नहीं है कि आपको सब कुछ सच सच बता देना है। आप सीक्रेट रख सकते हो, आप चुप रह सकते हो। इट इज नॉट अ फ्रॉड बिकॉज साइलेंस, ऑलवेज रिमेंबर, साइलेंस इज नॉट इक्वल टू फ्रॉड। देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस, लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं है। अभी आपको खाली इतना याद रखना है, साइलेंस डज नॉट अमाउंट टू फ्रॉड। लेकिन बेटा एक बात और ध्यान से सुन लेना, नवांग अगर ऐसा बोले कि सर आपको कोई बात पता चली है जो कि सीक्रेट है, अगर तब मैं ऐसा बोलता हूं कि नहीं मुझे तो पता नहीं चली है, तो मैं फिर वो गलत कर रहा हूं। सुनना मेरी बात ध्यान से, इधर सब इधर देखेंगे। मानव आप भी इधर देखोगे। मानव હું શું કહું છું, મારા અને નવાંગના વચ્ચે જે ટ્રાન્ઝેક્શન થતું હતું એમાં મને સિક્રેટ ઇન્ફોર્મેશન ખબર પડી છે, मैं चुप रहूं છું, दैट मींस इट इज नॉट फ्रॉड। लेकिन अगर नवांग मुझे सामने से बोलता है कि सर आपको कोई सीक्रेट बात हो तो मुझे बता दो, अगर पता हो तो, फिर मैं बोलता हूं नहीं मुझे तो कोई सीक्रेट बात मालूम ही नहीं है, नाउ इट अमाउंट्स टू फ्रॉड। बराबर છે? બધાને ખબર પડી? પાક્કું ખબર પડી? ઓકે ચલો તો ભાઈ માનવ હું તમને અનમ્યુટ કરવા માટે કહું છું। બધા આન્સર સાચા આપ્યા તો 500 નું ઇનામ છે, બરાબર છે? ચાલુ કરીએ માનવ આપણે। અવાજ નહીં આવતો માનવ।
मानव अनम्यूट करो। हेलो हेलो, હેન્ડ ફ્રી નીકાળ દે। હવે અવાજ આવ્યો? હા હવે આવે છે ઓકે કમ્પ્લીટ અવાજ આવે છે। ચલો ચાલુ કરીએ ભાઈ, બધા જેને આવડતું હોય ચેટ બોક્સમાં આન્સર આપી શકે, પણ હમણાં ખાલી બોલશે માનવ, બરાબર। ચલો, એ પ્રોમિસીસ ટુ પે બી સમ ઓફ ₹10,000 if it rains, and in return B promises to pay 10,000 to A if it does not rain. Okay, it is dash a valid agreement, contingent contract, wagering agreement કે uncertain agreement? One more time, બે વાર ક્વેશ્ચન। એ બી ને એવું કહે છે કે જો વરસાદ પડશે તો હું 10,000 રૂપિયા આપીશ, અને બી એવું કહે છે કે જો વરસાદ નહીં પડે તો હું તને 10,000 રૂપિયા આપીશ। તો આ બંનેના વચ્ચે જે અગ્રીમેન્ટ છે કયો અગ્રીમેન્ટ છે? વેલિડ અગ્રીમેન્ટ, કન્ટિન્જન્ટ અગ્રીમેન્ટ, વેજરિંગ અગ્રીમેન્ટ કે અનસર્ટન અગ્રીમેન્ટ? સર ડી, અનસર્ટેન એગ્રીમેન્ટ। ચલો નીકળી જાઓ હોટ સીટ પરથી। પહેલો જ ક્વેશ્ચન તમારો ખોટો છે, આન્સર આવશે વેજરિંગ અગ્રીમેન્ટ, because both the parties promises to each other to pay the money. ચેટ બોક્સમાં જોઈને ના કે માનવ પોતાનો આન્સર આપવાનો છે। ચેટ બોક્સમાં જોયું જ નહીં, ચેટ બોક્સમાં પહેલા જો એ બી ને એવા બધા હતા। हाँ, એટલે હવે गुजराती नहीं आती सौम्य आपको, ठीक है, अब से मैं हिंदी बोलूंगा। यहाँ पर अभी जो हॉट सीट पर आएंगे वो है ओपी रोड से परिधि। मैडम अगर आप मुझे सुन रहे हो, काव्या मैडम, तो परिधि को अनम्यूट करिए। हाँ सर। અને સર એક સજેશન છે, છોકરાઓને કહો તમને પ્રાઇવેટલી આન્સર આપે। હા હા, મને પ્રાઇવેટલી આન્સર આપજો। હા, એક કામ કરો, હું અહીંયા હોસ્ટ ઓનલી કરી દઉં છું। चलो भाई, परिधि છો તમે અહીંયા? यस सर। ओके, तो अभी आगे बढ़े फोर्थ क्वेश्चन से। यस सर। चलो, फोर्थ क्वेश्चन, डैश इज अ कॉन्ट्रैक्ट मेड विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ पार्टीज, एग्जीक्यूटरी, क्वाजी, इम्प्लाइड, एक्सप्रेस्ड। वन मोर टाइम, पार्टीज का इंटेंशन तो है नहीं, फिर भी वो लोग कॉन्ट्रैक्ट में अचानक से एंटर हो जाते हैं, बाद में मालूम पड़ता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट एंटर हो गया, हमको तो मालूम ही नहीं था। तो ऐसा कौन सा कॉन्ट्रैक्ट? इम्प्लाइड। ओ माय गॉड, अभी आपका आप भी जाओ हॉट सीट से, आपको भी एक भी रुपया नहीं मिलेगा। आई एम सॉरी, आंसर आएगा क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। आंसर क्या आएगा? क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। आप लोगों ने बिल्कुल पढ़ा नहीं है, प्रिपरेशन के बिना आओगे तो नहीं मजा आएगा। अभी यहाँ पे मैं देख लेता हूँ किसने सही आंसर दिया है, एक मिनट। दिशा ने अनम्यूट करो ने मैडम। दिशा, रेज योर हैंड। ओके भाई, ऑलरेडी अनम्यूटेड જ છે દિશા। હમણાં થઈ। હા હા, ઓકે, ચલો આગળ વધીએ। ના ના, ચાલો, પણ એવી દેખાય છે કરાવી લેવું સ્ક્રીન? જોઈએ આમાં સ્ક્રિપ્ટમાં। હા સર। फिफ्थ क्वेश्चन, if an agreement consists of legal and illegal parts, એક એવી અગ્રીમેન્ટ છે દિશા જેમાં એક વસ્તુ લીગલ છે અને બીજી વસ્તુ ઇલીગલ છે, and the legal part is separable from illegal part, then legal part is dash। એક આખી અગ્રીમેન્ટ છે, એમાં બહુ બધા અલગ અલગ કોન્ટ્રાક્ટ્સ છે। તમને એક્ઝામ્પલ થી સમજાઈશ, चिंता ना करो। એમાં છે ને અમુક પાર્ટ લીગલ છે, અમુક પાર્ટ ઇલીગલ છે, અને જો એ બંને સેપરેટ થતા હોય તો પેલો જે લીગલ પાર્ટ છે એની શું વેલિડિટી? voidable, void, valid કે none? वन एग्जांपल, गवर्नमेंट ने मुझे एक जमीन दी कि इस पे तू कंस्ट्रक्शन कर सकता है, ओके, प्रोवाइडेड मैं इतना सर्कल ही यूज करूंगा, इससे बाहर मैं कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकता, ये मेरा दायरा है, ये मेरा, मैं बोल सकता हूँ इट्स अ बाउंड्री। मैंने यहाँ पर ये बिल्डिंग खड़ी कर दी, यहाँ पे ये बिल्डिंग खड़ी कर दी, यहाँ पे ये बिल्डिंग खड़ी कर, और यहाँ से छोटा सा एक हाउस यहाँ पे मैंने कंस्ट्रक्ट कर दिया। नाउ विच पार्ट इज लीगल एंड विच पार्ट इज इलीगल? The buildings. दिस हाउस इज इलीगल बिकॉज हाँ। मेरे दायरे में नहीं आता था, लेकिन ये जो मैंने बिल्डिंग अंदर कंस्ट्रक्ट करी है वो तो बराबर करी है। तो अब ये जो
पूरा कॉन्ट्रैक्ट है, क्या पूरा इलीगल हो जाएगा और सब कुछ डिमोलिश किया जाएगा, कि ये जो हाउस है वही डिमोलिश किया जाएगा? જે house છે એ જ demolish થશે. You feel that both the contracts are separable, that building and house is separate? रूम तो कनेक्ट नहीं हो रहा है कहीं भी, वो तो बिल्कुल अलग ही है. बिल्डिंग एंड हाउस आर सेपरेबल, दिख रहा है वो, इट इज सेपरेबल, वो अलग ही है. अब मेरा क्वेश्चन ये है कि ये पूरा कंस्ट्रक्शन इलीगल है कि खाली हाउस का कंस्ट्रक्शन इलीगल है? आपको जवाब देना है ABCD. बोलो. आपके पास लाइफलाइन है, 2-3 लाइफलाइन बता दो. एक 50-50 का ऑप्शन है, एक फोन अ फ्रेंड है, और एक एक्सपर्ट्स ओपिनियन. आप यूज करना चाहो तो कर सकते हो. चलो जल्दी. एक्सपर्ट कौन છે? एक्सपर्ट मानव, एक्सपर्ट मानव. દિશા લાઇફલાઇન યુઝ કરો તો એવું કહું છું, ના ફાવે તો હટાઈ દઉં બે ખોટા આન્સર. હા હટાઈ ઓકે દો. ચલો, બે ખોટા આન્સર હું નીકાળી દઉં છું. નાઉ ગીવ આન્સર. સર વેલિડ. પાક્કું? 10 રૂપિયાનો સવાલ છે, બોલો. પાક્કું લોક કરી દઉં? 100% હા કરી દો It કરી is દો. correct. It is valid because they are separable. Because they are separable. અહીંયા એક આમાં જે એક્ઝામ્પલ આપ્યો ને, એક્ઝામ્પલમાં કહેવાનો મતલબ એવો છે કે જે કોન્ટ્રાક્ટ હતો બિલ્ડિંગ બનાવવાનો, એવું હતો કે પેલા સર્કલ ની બહાર નહીં જવાનું. આ લોકો સર્કલ ની બહાર ગયા અને હાઉસ પણ કન્સ્ટ્રક્ટ કરી દીધું, નાનું જેવું હાઉસ હતું. તો ગવર્મેન્ટ એવું કહે છે કે તમે અંદર જે કન્સ્ટ્રક્ટ કર્યું છે ને એમાં અમને કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી, ઇટ ઇઝ અ લીગલ પાર્ટ એન્ડ હાઉસ ઇઝ સેપરેટ ફ્રોમ બિલ્ડિંગ, સો ઇટ કેન બી સેપરેટેડ and that is illegal. So એનો મતલબ એવું નહીં કે બધું જ પેલી કંગના રનૌતની ઓફિસ જેવું બધું તોડી નાખવાનું. આમાં છે ને ખાલી આ હાઉસ જ તૂટશે, બાકી બિલ્ડિંગ બરાબર છે. આગળ વધી, એક લાઇફલાઇન જતી રહી, બરાબર. ચલો, A, B and C jointly promises to pay D a sum of 3000. A, B, C ને પ્રોમિસ કર્યું D ને કે અમે 3 લોકો જોઈન્ટલી તને 3000 રૂપિયા આપીશું. C is compelled to pay the whole. A is insolvent, but his assets are sufficient to pay 1/2 of his debts. D is entitled to receive what? Option A is 3000 from C alone. Then option B is A, B, C to pay equally 1000 cash, 500 from A's estate, 1250 from B and 1250 from C and none of the above. હવે ક્વેશ્ચન તમને હું સમજાવી દઉં એકવાર ફરીથી, એટલે એકદમ ક્લિયર થઈ જશે. A, B અને C ને જોઈન્ટ પ્રોમિસ કરી D ને કે અમે લોકો તને 3000 રૂપિયા જોઈન્ટલી આપી દઈશું. C is compelled to pay the whole. હવે આ લોકો એવું કહે છે કે C તારે પૈસા બધા આપવા પડશે. તો એ તો વાત ખોટી છે, કારણ કે અહીંયા જોઈન્ટ પ્રોમિસ કરી હતી, બરાબર. હવે શું થયું? A ઇનસોલ્વન્ટ થઈ ગયો. ઇનસોલ્વન્ટ એટલે ખબર છે શું? એની પાસે પૈસા નથી. but his assets are sufficient to pay 1/2 of his debts. એટલે અડધા પૈસા આપી શકે એવું છે. ઓફ his debt. his એટલે પોતાનું જે લાયબિલિટી હતી એ ની લાયબિલિટી હતી એ, બરાબર. ડી કોની પાસેથી કેટલા લેશે? તમારે આનામાં થોડું કેલ્ક્યુલેશન બુકમાં કરવું પડશે તો તમારો આન્સર આવી જશે. બે સર લાઇફલાઇન છે. બી નું કશું નથી ને, એટલે બી નું એવરીથિંગ ઇઝ ફાઇન. બી નું એવરીથિંગ ઇઝ ફાઇન, દેન સી નું એવરીથિંગ ઇઝ ફાઇન. પ્રોબ્લેમ શું થયો? ખાલી એ ઇનસોલ્વન્ટ થઈ ગયો, પણ એની પાસે અડધી કેપેસિટી છે, જે એને આપવાના હતા એના અડધા એ આપી શકે છે, એનાથી વધારે નહીં આપી શકે એમ. You have 60 seconds to give answer. સર નીચેના ઓપ્શન બી બતાડજો ને. માનવ વચ્ચે નહીં બોલવાનું, હા? નહીં, અરે નીચેના ઓપ્શન જોવા છે. ઓપ્શન બતાવી દો. सेकंड लाइफलाइन यूज करना चाहोगे दिशा, फोन अ फ्रेंड? ના ઉભા રહો ને. સર સી. आर यू श्योर? लॉक कर दो. કરી દો ને. ओके, सी इज करेक्ट आंसर. हाउ?
સી A B and C જોઈન્ટ પ્રોમિસ જ્યારે કરે ને, જોઈન્ટ પ્રોમિસ નો મતલબ ઇક્વલ પ્રોમિસ કહેવાય. 1000 1000 અને 1000 બાય ડિફોલ્ટ આપવાના રહે અગર આપણે આ ટર્મ ને સમજીએ 3000 આપવાના જોઈન્ટલી એને. હવે એમાંથી છે ને એ જે છે એ ખાલી 500 જ આપી શકશે, બરાબર? તો જો આ બરાબર છે 500, પણ પછી એનો મતલબ એવું નહીં કે આ લોકો 1000 જ આપશે. પેલો જે માણસ છે એને તો આપણે બધા જ ચૂકવવા પડશે ને. ખબર પડી તમને? તો અહીંયા જે 500 રૂપિયાનું શોર્ટેજ થયું એ બાકીના બેમાં ઇક્વલી ડિવાઈડ થઈ જશે, 250 250. એટલે આ લોકોને કેટલા આપવા પડશે? 1250 અને 1250. એટલે જે માણસને પૈસા લેવાના છે તો પૂરા જ લે છે ને. સમજો તમે વસ્તુ. પાર્ટનરશિપ ફોર્મ જ્યારે ભણતા હતા તમે 11th સ્ટાન્ડર્ડમાં, ત્યારે આ જ વસ્તુ આપણે ભણી છે ને, જોઈન્ટલી અને સેવરલી લાયેબલ, અનલિમિટેડ લાયબિલિટી. બરાબર છે? યુ આર કરેક્ટ. ચલો આગળ વધીએ. 7th, અ કોન્ટ્રાક્ટ ઇઝ, અચ્છા જેનો પણ ડાઉટ છે ને એ માર્ક કરીને રાખજો, આપણે એટ ધ એન્ડ ઓફ ધ સેશન વિલ ડિસ્કસ. દિશા કન્ટિન્યુ. 7th ક્વેશ્ચન. 10 રૂપિયા તમે જીતી ગયા એટલે 20 રૂપિયા જીત્યા, બરાબર? આગળ 7th, a contract is made for import of goods and the import is thereafter forbidden by government order. એક વસ્તુ આપણે ઇમ્પોર્ટ કરી, ઇમ્પોર્ટ નો પ્રોસિજર કમ્પ્લીટ થઈ ગયો, ત્યાંથી ગુડ્સ નીકળી ગયું અને પછી ગવર્મેન્ટ નો ઓર્ડર આવ્યો કે આ ફલાના ગુડ્સ તમે ઇન્ડિયામાં ઇમ્પોર્ટ નહીં કરી શકો. It is dash an agreement to do an act impossible in itself, an agreement which is impossible by subsequent event, contract of novation and none of the above. 15 રૂપિયાનો સવાલ. આવા લોકડાઉનમાં તમને કોણ આપે આવા 10 15 રૂપિયા? કોઈ પાસે પૈસા જ નથી. 7, બોલો. ગવર્મેન્ટ નો ઓર્ડર પછીથી આવ્યો, ઇમ્પોર્ટ નો પ્રોસિજર કમ્પ્લીટ ઓલરેડી થઈ ગયો હતો. ધેર આફ્ટર ઇઝ વેરી વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ હિયર. So it is dash an agreement to do an impossible act itself, an agreement which is impossible by subsequent event, contract of novation and none of the above. You can go for lifeline, we have very short time. You can also quit, પણ એક પ્રોબ્લેમ થશે, ક્વિટ કરશો ને તો પેલા 15 ને 10 ને 10 20 રૂપિયા નહીં મળે. સર એક્સપર્ટ એડવાઇસ. એક્સપર્ટ એડવાઇસ ઉભા રહો. હવે માનવને આપણે એક્સપર્ટ માનવને નથી બનાવી, આપણે ઈશાનને બનાવી એક્સપર્ટ, કારણ કે સુભાનપુરા બ્રાન્ચથી છે. ઈશાન એઝ એન એક્સપર્ટ ऑफ बिजनेस लॉ क्या लगता है आपको? एक्सपर्ट तो कुछ बोलते ही नहीं है भाई, जल्दी कर, कल पनवेल जाना है, जल्दी. ઈશાન ફટાફટ. શું લાગે છે? ધ્વનિ એક્સપર્ટ બનવા માંગે છે, આપણે ધ્વનિને એક્સપર્ટ બનાવી દઈએ. ઉભા રહો, ધ્વનિને એક્સપર્ટ બનાવી દઈએ. ચલો ધ્વનિ બોલો, શું લાગે છે? દિશા, તને એવું કહું કે આ છે ને કાઇન્ડ ઓફ પેલો કેવું છે કે આપણે પાકિસ્તાન થી પેલો કયો સિંગર છે આતિફ અસલમ, એની જોડે કોન્ટ્રાક્ટ કર્યો હોય, રાઈટ? અને પછી અચાનક થી એવું થઈ જાય કે આપણે ઇન્ડિયાથી એવી રીતે કોન્ટ્રાક્ટ નહીં કરવાના, અને ઓલરેડી આપણે કોન્ટ્રાક્ટ એની જોડે કરી દીધો છે, તો હવે તું શું કરીશ? એટલે થોડુંક વિચાર. તો ઓપ્શન બોલ ને મને યાર, બે માંથી કોઈ એક પછી મને સિલેક્ટ એવું કરી લાગે લઈશ. છે કે સી આવશે. 15 રૂપિયા ઇમ્પોર્ટન્ટ હોય તો બીજી બી એક લાઇફલાઇન છે આપણી પાસે. જાણી જો નવ કરે છે. હા, ખબર પડી ગઈ. An agreement to do an act is impossible in itself. ચલો ટાઈમ હવે ખાલી આપણી પાસે 15 સેકન્ડ્સ. હા, 15 સેકન્ડ and you have to lock the answer. કદાચ ખોટો પડે તો બંને ડૂબા. Last 10 seconds. ક્યાં સર આપી દેવાના? જીપે થોડી કરવાના સર તને. Last 5 seconds. Disha, you have to either go for lifeline or you have to lock the answer. સર બી. Are you sure? जल्दी बोलो. તમે कर दो यार लॉक. ओके, तो बी को लॉक किया जाए और एक्चुअली सही आंसर है बी. ધોની સારું થયું મેં તારી વાત નહીં માની. सब्सिक्वेंट इवेंट मतलब ऐसा कोई इवेंट जो कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद होता है. सब्सिक्वेंट
बाद में होना. એવું નહોતું સર, આપણે મેં એક્ઝામ્પલ આપ્યો છે કે ધ્વનિ એક મિનિટ. તારા એક્ઝામ્પલ થી પણ મને બીજ લાગ્યો પણ. તારો એક્ઝામ્પલ ધ્વનિ એકદમ બરાબર હતો, બટ યોર આન્સર વોઝ રોંગ. નોવેશન ઇઝ અ ન્યુ કોન્ટ્રાક્ટ. જે જૂના કોન્ટ્રાક્ટના ટર્મ્સ આપણે બદલીને નવા કોન્ટ્રાક્ટમાં આપણે એન્ટર થઈએ તો જૂનો કોન્ટ્રાક્ટ હવે વેલિડ ના રહે, કારણ કે આપણે નોવેશનમાં એન્ટર થયા છે. એ પોઈન્ટ હતો. અહીંયા શું કહેવા માંગે છે કે પેલો ઇમ્પોર્ટ પછી ગવર્મેન્ટનો ઓર્ડર આવ્યો તો એને શું કહેવાય? તો એને કહેવાય અગ્રીમેન્ટ વિચ ઇઝ નાઉ ઇમ્પોસિબલ. યુ કેનોટ ઇમ્પોર્ટ બાય સબસિક્વન્ટ ઇવેન્ટ. ઓકે, અગર દિશા તમને એવું કહું કે અહીંયા પહેલેથી જ ગવર્મેન્ટને એ પ્રોડક્ટ ઇમ્પોર્ટ કરવાની ના પાડી હોત અને તોય આપણે કર્યું હોત તો એ શું આવે આન્સર? એ આવે, બીકોઝ ઇટ ઇઝ ઇમ્પોસિબલ ઇન ઇટસેલ્ફ. સ્ટીલ મારું 50% તને કામ ચલો લાગ્યું. 15 રૂપિયા બીજા જીત્યા તમે. આગળ બસ હવે ધ્વનિ મ્યુટ કર દો. X owes 15,000 to Y. Y accepts 12,000 in full and final settlement for outstanding due. This is called dash. Have we cancelled the amount of 3,000? Is it remission? Is it alteration or is it novation? X को Y को 15,000 देने थे, अब 15,000 की जगह Y 12,000 में फुल एंड फाइनल सेटलमेंट को एक्सेप्ट कर रहा है. बोला ठीक है 3,000 कम एक्सेप्ट कर रहा हूँ, चलेगा, जितना मिल रहा है, अभी सिचुएशन खराब है, कोरोना चल रहा है, जो मिला वो सही है. तो 12,000 रुपए एक्सेप्ट करके बोल रहा है नाउ इट इज सेटल्ड, इट इज डन. This contract is what? Is it cancellation, remission, Novation. alteration and novation? Please, if you are sure, then only you have to speak. Otherwise, I'll lock the answer. और यहाँ तक आते आते अगर आपने ये जवाब गलत दे दिया तो आपने सारा जो पैसा आपने कमाया वो गलत भी हो, वो चला भी जा सकता है. बराबर સર તમે કીધું તો ક્વિટ કરું તો જતું રહેશે. પણ આમાં કેવું છે કે એક પડાવ 10 ક્વેશ્ચન સુધી તમે આવો ને પછી જ પહેલા તો ફિક્સ રહે, બાકી બધા જતા રહે. 10th ક્વેશ્ચન સુધી તો આવવું જ પડે. અરે રે. હા બોલો. એક્સપર્ટ એડવાઇસ જતી રહી છે, ફોન અ ફ્રેન્ડ છે, યુ કેન યુઝ. સર કર દો નોવેશન. નોવેશન પર ટિક કર દો પાક્કું. હા સારું કર દઉં છું. નોવેશન દિશા ઇઝ અ રોંગ આન્સર. ઓલ્ટરેશન આવશે. ના એ પણ રોંગ આન્સર. હજુ કેન્સલેશન બી નહીં આવે એવી કહી દઉં. તો રેમિશન આવશે. રેમિશન. રેમિશન નો મતલબ શું? ટુ એક્સેપ્ટ ધ લેસર અમાઉન્ટ. તમે નોટ્સમાં જુઓ, નોટ્સમાં મેં આ જ શબ્દ લખાયો છે, ટુ એક્સેપ્ટ ધ લેસર અમાઉન્ટ. આપણે અગર ઓછા પૈસામાં સેટલમેન્ટ કરીએ, જે લોકોની લોન બાકી હોય બેંકમાં જઈને રિક્વેસ્ટ કરતા હોય કે ભાઈ વન ટાઈમ સેટલમેન્ટ કરવું છે, એ લોકો ઓછા પૈસા ભરે ને શું કહેવાય? રેમિશન કહેવાય. પણ આમાં પછી એવું ના થાય કે 15,000 નો કોન્ટ્રાક્ટ હતો એટલે પછી એ ના થયો તો 12,000 વાળો કરી લીધો. 15,000 બાકી હતા, પેલો 12,000 તો આપે જ છે ને, પછી તો કઈ બાકી રહ્યું જ નથી ને, તો હવે કેમ અલ્ટરેશન કે કશું આવે? નોવેશન. હવે નવો કોન્ટ્રાક્ટ ક્યાં એન્ટર થયો છે? કોન્ટ્રાક્ટ તો ઉલટો ખતમ થઈ ગયો હવે 12,000 આપીને. ખબર પડી? નોવેશન એટલે વી આર સાઇનિંગ અ ન્યુ કોન્ટ્રાક્ટ. હિયર વી આર નોટ સાઇનિંગ અ ન્યુ કોન્ટ્રાક્ટ. પેલો 12,000 લઈને આવ્યો, ઓકે, પેલો કોન્ટ્રાક્ટ ને આપણે ડન કરી દીધું કે ચલો આ કોન્ટ્રાક્ટ નો હવે કોઈ વેલિડિટી નથી, ખતમ. નવો કોન્ટ્રાક્ટ એન્ટર કર્યો જ નથી આપણે. વી હેવ જસ્ટ એક્સેપ્ટેડ ધ લેસ અમાઉન્ટ. ઓકે, ચલો હવે આપણે હોટશીટ પર કોઈને આવવું પડશે. આપણે છે ને અહીંયા જેને ફર્સ્ટ આન્સર આપ્યો હતો એને બોલાવી લઈએ. સૌમ્ય, રેઝ યોર હેન્ડ. Soumya, if you are there, please raise your hand. रेज हैंड करना है, एक हाँ सेकंड. चलो ओके, आप कर सकते हो, ठीक है. चलो नाउ 9th क्वेश्चन अगेन 10 रुपए से शुरू होगा. बराबर. मिस्टर एक्स contracted to sell a specified quantity of potatoes to be grown but failed to supply them as the crop was destroyed by a disease. Identify the specific ground of frustration. Now Soumya, you know what is frustration? Soumya, आप जरा सामने आइए, आपका मुंह दिखना चाहिए. वेरी गुड. अभी अगला केजीएफ बनेगा तो आपको ही लेंगे उसमें. बहुत अच्छा. सौम्या, अभी जो पोटैटो सप्लाई करना था ना, वो पोटैटो हम सप्लाई नहीं कर पाए क्योंकि वो जो फार्म है ना उसमें कोई डिजीज फैल गई और सब क्रॉप्स खराब हो गए. नाउ यू नो व्हाट इज फ्रस्ट्रेशन? व्हेन वी आर नॉट एबल टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट, इट इज कॉल्ड फ्रस्ट्रेशन.
मैंने डिक्शनरी मीनिंग आपको समझा था, वी आर अपसेट बिकॉज वी आर नॉट परफॉर्मिंग द कॉन्ट्रैक्ट, ये मैंने समझाया था। यस आपको सर। क्या लगता है ये क्या होगा? Destruction of subject matter, changes of circumstances, non-occurrence of contemplated event, and none of the above. सर वो Again, you have lifelines, 3 lifelines. सर वो सेलर ये मतलब वो अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकता फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के पीछे, मतलब वो ऐसा एक्सक्यूज नहीं दे सकता। नहीं दे सकता ऐसा? हाँ सर। अगर मेरे को आपको मेरी बाइक सेल करनी हो, बराबर, और बाइक कोई चोरी करके चला जाए, नहीं सर, तो फिर वो टाटा तो मैं नैनो वाला एग्जांपल आ जाएगा। बाइक चोरी करके कोई चला जाए मेरी, तो फिर मैं आपको कुछ भी करके वो बाइक ढूंढ के लाऊंगा, रात को नहीं जग सर, के भी मैं फिर ऐसा घूमूंगा पूरे बड़ौदा में, मेरी बाइक मिलेगी, उसके बाद मैं आपको सेल तो करूंगा ही, ऐसा मेरा एक्सक्यूज नहीं चलेगा कि चोरी हो गई। नहीं सर, फिर ए आएगा, डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर। मुझे नहीं मालूम, आपको मुझे कंफर्म करके बोलना है। हाँ सर, ए। श्योर? आंसर इज हाँ करेक्ट। सर। ए इज द करेक्ट आंसर, बिकॉज जो सब्जेक्ट मैटर पोटैटोस थे वही हमारे पास अब रहे नहीं है, इसको हम क्या बोलेंगे? डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर। चलो वेरी गुड, 10 रुपए जीत गए। 10th, the parties to contract agree to substitute the existing contract with a new contract is dash: alteration, recession, novation, none of the above. Parties to contract agree to substitute the existing contract with new contract. न्यू कॉन्ट्रैक्ट सर, नोवेशन। लॉक कर दूं? हाँ सर। ओके, नोवेशन इज करेक्ट आंसर। 20 रुपए जीत गए आप, बहुत अच्छी बात है भैया। कोरोना टाइम पर बहु વધારે કહેવાય 20 રૂપિયા, સાચું કહું છું। ચલો આગળ, a sum fixed representing a genuine pre-estimate of a probable damage that is likely to be result from breach is called dash. One more time I am repeating the question. A sum which is fixed, important term ये है, a sum fixed representing a genuine pre-estimate, this is also very very important word, of a probable damage that is likely to result from breach is dash: unliquidated, penalty, liquidated damage, and none of the above. सी सर, लिक्विडेटेड। वेरी गुड। चलो 5 रुपए बढ़ा देता हूँ, 15 रुपए आप जीत गए हैं। 10 10 और 15 कितने हुए? 35। वेरी गुड। 15 क्वेश्चन तक जाना है, 16 क्वेश्चन है, मतलब अभी और 4 क्वेश्चन बाकी है। 12 13 14 15 16, 5 क्वेश्चन बाकी है। बी होल्ड्स अ लैंड इन, क्या लिखा है ये? तंजोर। हाँ, ऑन अ लीज ग्रांटेड बाय ए द लैंडलॉर्ड। ए की जमीन है, उसने भाड़े पे किसको दी है? बी को दी है। द रेवेन्यू पेबल बाय ए, मतलब जो मालिक है उसको रेंट भरना था, रेवेन्यू भरना था, टैक्स भरना था गवर्नमेंट को। टू गवर्नमेंट बीइंग इन एरियर, हिज लैंड इज एडवर्टाइज्ड फॉर सेल बाय गवर्नमेंट। बी पेज टू द गवर्नमेंट द सम ड्यू फ्रॉम ए। अभी ये क्या है? आपके दिमाग में शायद क्वेश्चन घूम रहा होगा, कुछ समझ में नहीं आया होगा, वो मैं समझा देता हूँ। मेरी जमीन है, मैंने आपको भाड़े पे दी है, लेकिन मैंने जो जमीन आपको दी है ना सौम्या, उस पे जो रेंट पे करना था, टैक्स पे करना था गवर्नमेंट को, मैंने नहीं किया है। तो गवर्नमेंट ने पेपर में समाचार दे दिया कि ये जमीन को हम बेचने वाले हैं, और वो आपने देख लिया कि जिस जमीन को आपने रेंट पे लिया है वो तो बिकने वाली है। तो आप गवर्नमेंट के पास गए, बोला भाई कितना रेंट बाकी है? वो अब्बास सर का बोलो, तो बोले कि भाई 4 लाख रुपए बाकी है। तो आपने अपनी जेब से 4 लाख रुपए गवर्नमेंट को दे दिए और मेरी जमीन को बिकने से बचा दिया सौम्या। तो अब क्या होगा? ए इज बाउंड टू make good to be the sum of amount paid. A is not bound to pay neither A and B, none of the above. सर ए, ऑप्शन ए। Can you tell me the reason? सर डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं। अभी सर मेरे को भी डाउट हो रहा है कि नॉर्मल में जाएगा कि स्पेसिफिक में जाएगा, लेकिन इतना मैं श्योर हूँ कि सर ये होगा। Is it a damage? डैमेज कब होता है सौम्या? जब कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच किया जाता है। आप जो चैप्टर उठा रहे हो वो चैप्टर गलत है सर, लेकिन तब भी मैं ऑप्शन ए के साथ जाऊंगा। ऑप्शन ए के साथ जाओगे, ठीक है, वो मैं आपको लॉक करके बता दूंगा आंसर क्या है, लेकिन आपका रीजन सही होना चाहिए। आप क्या बोल रहे हो? डैमेज, इज इट अ डैमेज? डैमेज क्या होता है? नुकसान, या नुकसान हुआ है? नुकसान इन द सेंस रियल लॉस। सी, इट इज अ क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट, इट इज बेसिकली अ क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। सेक्शन 1 मैंने आपको बताया था, इट शुड बी सेक्शन 69 इफ आई एम नॉट रॉन्ग।
आप जरा कंफर्म कर लेना एक बार। वो महाराजा वाला केस स्टडी मैंने बताया था, वो महल का टेक्स्ट बाकी था, बराबर है। स्टेट ऑफ गोंडल, शायद 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 पता नहीं, मुझे केस स्टडी का नाम नहीं याद है क्योंकि बहुत सारे केस स्टडीज होते हैं, उसमें से आपको कोई रिलेवेंट होते हैं, इसलिए ए विल बी द करेक्ट आंसर। सौम्या विल कंटिन्यू, बट आपका आंसर गलत था। 10 रुपीज कितने हो गए? 45 रुपीज। एन अग्रीमेंट टू रिमेन अनमैरिड इज डैश, अनएनफोर्सेबल, वॉइड, वॉइडेबल एंड वैलिड। मैं अग्रीमेंट करता हूं कि मैं शादी नहीं करूंगा जिंदगी भर। सौम्य का एग्जांपल ले सकते हैं। लेट्स से कि आप किसी लड़की से प्यार करते हो लेकिन उसके पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, बराबर है, तो आप अपना सच्चा प्यार दिखाने के लिए उस लड़की के साथ ये अग्रीमेंट करते हो कि देख, इफ यू आर कबीर और सामने प्रीति है, तो आप प्रीति को ऐसा बोल रहे हो कि प्रीति भले तू किसी और की हो गई, मैं तेरे साथ ये अग्रीमेंट करता हूं, जा जिंदगी भर मेरी लाइफ में कोई दूसरी लड़की आएगी ही नहीं। ये अग्रीमेंट जो आपके बीच में हुआ वो क्या है? अनएनफोर्सेबल, वॉइड, वॉइडेबल, वैलिड। सौम्या उतावल मत करना, आपके पास 3 लाइफलाइन है, दूसरे को भी आप मौका दे सकते हो। ठीक है काफी सर। सारे लोग यहाँ पर मुझे एक्सपर्ट chat box में ओपिनियन सही सर। आंसर दे रहे हैं। वेरी गुड जी, बताइए सौम्या, मैंने नहीं सुना। सर एक्सपर्ट ओपिनियन। एक्सपर्ट ओपिनियन, आप किसको एक्सपर्ट बनाना चाहोगे? बहुत सारे लिस्ट में नाम देख लो, जिसका चेहरा अच्छा लगे उसको बना दो। सर आप ही बता दीजिए कोई नहीं भी। नहीं नहीं, मैं अमिताभ बच्चन थोड़ी वो होगा, एक्सपर्ट होगा। ऋत्विक की हेल्प ले लीजिए, शायद वो आपको हेल्प कर दे। मैं उनको ओके अनम्यूट कर सर। रहा हूँ। यस ऋत्वी, एज एन एक्सपर्ट व्हाट यू वुड सजेस्ट? बोलो। 20 seconds you have, ऋत्वी। अग्रीमेंट टू रिमेन अनमैरिड, मैं शादी ही नहीं करूंगा, ऐसी अग्रीमेंट। लास्ट 10 सेकंड्स। કોઈ પણ તમને લાગે તમને, હા તમારે, તમને ક્યાં લોક કરશો? લોક તો સૌમ્ય કરશે ને આન્સર, તમને ખાલી તમારું સજેશન આપવાનું છે। તમને શું લાગે છે? બી કા તો સી। બી કા તો સી, એ પેલું 50-50 નું ઓપ્શન થઈ ગયું। પછી તમારે કોઈ એક જ કન્ફર્મ કરવાનો છે ઋત્વી। એનીવન આન્સર સર એ જલ્દી। તો એને સિલેક્ટ કરવાનું છે ને, હવે બી મેં અને સી માં, સારું ચલો ઠીક છે, ઓકે હા। ओके ओके। यस सौम्य, बैक टू यू नाउ, टेल मी, उनको बी या सी में से कोई एक लग रहा है? सर बी। कर दूं लॉक? हाँ सर। आंसर इज करेक्ट, बी इज द करेक्ट आंसर, बिकॉज दीज कॉन्ट्रैक्ट्स आर जनरली अपोज्ड टू पब्लिक पॉलिसी। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ हैं, जनहित में अच्छा नहीं है ये सब। किसी को शादी करने से आप नहीं रोक सकते, या तो अपने आप को भी नहीं रोक सकते, ऐसी एग्रीमेंट नहीं करनी चाहिए, लॉ के हिसाब से पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ है, बराबर है। आगे डाउट्स बाद में डिस्कस करते हैं। 14th, फाइंडर ऑफ गुड्स शुड डैश। सौम्या हो ना आप यहाँ पर? हाँ सर। यस। नॉट मिक्स विद हिज ओन गुड्स, मतलब कि जो गुड्स उसको मिले उसके साथ अपने गुड्स को मिक्स नहीं करना है। टेक केयर ऑफ गुड्स, ट्रेस द ट्रू ओनर, ऑल ऑफ द अबव। सर फोन अ फ्रेंड। बोलो किसको लगाओगे फोन? आपके फ्रेंड का नाम बोलिए, बोलो बोलो जल्दी। मैं बताऊं आप किसको फोन करोगे? हाँ आप है ना सर सुभानपुरा बताइए। से जीत को फोन करिए, ओके उन्होंने सर। अभी 3-4 सही आंसर दिए थे। जीत, बात करिए अपने फ्रेंड से और उनको कुछ सजेशन दीजिए। Sir, I guess it's D. सौम्या? सर भरोसा किया, डी। डी, ओके, डी इज द करेक्ट आंसर। ये नया पॉइंट है लेकिन ये रीजनेबल केयर में आ जाएगा। आप अपने गुड्स को उसके गुड्स के साथ मिक्स नहीं कर सकते। ये क्या, जब लिक्विड विक्विड होता है ना, या लेट्स से गेहूं मिले, गेहूं, वीट, किसी का जो वीट का एक पूरा बैग था वो मिला, अब वो उसकी जो प्राइस है वो अलग हो सकती है। वीट की तो अलग अलग क्वालिटी की होती है प्राइस, बराबर। अगर आपने अपना वीट उसके अंदर वीट मिक्स कर लिया, इज इट नाउ पॉसिबल टू सेपरेट? इट इज नॉट पॉसिबल टू सेपरेट, तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो अपने गुड्स को किसी और के गुड्स के साथ मिक्स ना करिए, उसका टेक केयर करिए। वेरी गुड। और ट्रेस द ट्रू ओनर, सब कुछ बराबर है। आगे 15th, सौम्या।
A lunatic person means alien, enemy, person disqualified by law, person of unsound mind, insolvent. सर सी. वेरी गुड, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड. ये 5 रुपए का सवाल था, बहुत सिंपल था. ये भी 5 रुपए का सवाल था. 5 5 10 और बाकी के 45 55 रुपीज यू हैव वॉन. लास्ट बट नॉट लीस्ट, फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. सौम्य, every contract is an agreement, but every agreement is not a contract. The test of contractual intention is objective, not subjective. Acceptance is complete only when communicated to offer. The parties inviting tender is bound to accept the lowest tender. One more time, find out the incorrect statement. इनमें से गलत statement को pick करिए. Every contract is an agreement, but every agreement is not a contract. The सर ये test of- करेक्ट है, ये करेक्ट है. Okay, the test of B. contractual intention is objective, not subjective. इसका मतलब कि जो देखो क्या लिखा है, the test of contractual intention is objective, not subjective. इसका मतलब मैं आपको समझा देता हूं कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट हम एंटर करते हैं ना, वो एक दूसरे के विल पे होता है, ना तो किसी के प्रेशर से. इसका कहने का मतलब ये है, बराबर. Acceptance is complete only when communicated to offer, and the party inviting tenders is bound to accept the lower tender. Which of the following is incorrect? इनकरेक्ट ना सर. जी, कम्युनिकेशन करना पड़ता है एक्सेप्टेंस का, अदरवाइज वो एक्सेप्टेंस प्रॉपर नहीं है. क्या ये स्टेटमेंट सही है? हाँ सर ये सही है. Parties inviting tender is bound to accept the lowest tender. सर एक मिनट सर. फिफ्टी 50 कर दूं? वैसे भी आखिरी क्वेश्चन है, लाइफलाइन आपके पास है. मैं 50 50 कर देता हूं. ओके सर. सौम्या, जो 2 गलत आंसर है वो मैं यहां से निकाल देता हूं. सर डी है आंसर. एक बार देख लेना. सर डी है. आर यू श्योर? हाँ सर. आंसर इज करेक्ट. 10 और रुपए, 65 रुपीज यू हैव वॉन. मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर देना सौम्या. ठीक है सर. ठीक है, अभी समझ में आया आपको ये कैसे आया डी? देखो, अगर मैं कोई कॉन्ट्रैक्ट आपको देना चाहता हूं, लेकिन उसके लिए आपके भाव को मैं इनवाइट करता हूं कि आप कौन से भाव में वो मुझे करके दोगे. तो भूमि ने यहाँ से मुझे एक टेंडर दिया, खुशी ने मुझे एक टेंडर दिया, हेता पटेल ने टेंडर दिया और दीपा ने टेंडर दिया. दीपा का जो भाव था वो सबसे कम था. क्या इसका मतलब ये है कि मुझे दीपा का वो टेंडर एक्सेप्ट कर ही लेना पड़ेगा? इसका नहीं, मतलब सर. ये नहीं है, बराबर. तो डी इज द इनकरेक्ट वन आउट ऑफ द अबोव. सो वेरी गुड सौम्या, आपने सबसे ज्यादा सही आंसर दिए हैं. अब आप लोगों के जो भी डाउट्स है वो फटाफट मुझे बता दीजिए. सर मेरे को ये है. बोलो. सर आपने कहा था वो डैमेजेस पेरिशेबल गुड्स में नहीं अप्लाई होता. वो फ्रूट का लिया था कुछ एग्जांपल कि डैमेजेस, आपका आवाज कट रहा है, आपका आवाज सर, थोड़ा कट रहा है. वापस एक बार बोलो. डैमेजेस में वो फॉर्मूला अप्लाई नहीं होता. वो मार्केट प्राइस वर्सेस माइनस कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, उसमें पेरिशेबल गुड्स लेकिन में. एक और डैमेज है, वो पेरिशेबल नेचर में आता है. लेकिन वो लेकिन जो सर डैमेजेस, आप पोटैटोस के बारे में बात कर रहे हो, पोटैटोस वाले क्वेश्चन की बात कर रहे हो आप? सर पता नहीं सर, जूम सेशन में एक हुआ था जिसमें आपने बोला था कि ये शायद से सिलेबस में भी नहीं है और वो अरे फ्रूट वो से तो रिलेटेड मैंने था. वो पूरा क्वेश्चन ही अलग था. वो क्वेश्चन कौन सा था मुझे याद है, कोई एप्पल का या कुछ. हाँ सर, फ्रूट का ही था किसी. फ्रूट का ही कुछ था. लेकिन वो कंसेप्ट इधर कहाँ अप्लाई करो? इधर तो कोई ऐसा क्वेश्चन है ही नहीं, पूरा अलग ही क्वेश्चन था. ऐसा कोई क्वेश्चन कहाँ मिला आपको? नहीं सर, ये डाउट है पेरिशेबल मेरा. गुड्स के लिए अलग से कैलकुलेशन होता है, ये मैंने बताया था, लेकिन इसका कोई रिलेवेंस आज के सेशन में नहीं है. ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा ही नहीं है मैंने. सर लेकिन आज से रिलेटेड डाउट ही पूछना है क्या, मतलब ऐसा है? हाँ, कौन से? वो लॉस है ना, लॉस मार्केट वैल्यू लेके आप नहीं कर सकते. जितना आपका ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस था उतना आपको मिल जाएगा लॉस. आप वो सेशन देख लेना, मैंने अपलोड किया है, आपको समझ में आ जाएगा. ओके सर.
बराबर। एक एग्जांपल लेता हूं, अगर एक 10 रुपए की चीज मैंने आपसे खरीदी थी 10 रुपए की, बराबर, और मैं उसको 15 में बेच सकता था, लेकिन अभी हालत है वो 8 रुपए है, वो 8 रुपीज में बिक सकता है, तो आप मेरा लॉस 2 रुपए का हो सकता है, मैं 15 नहीं ले सकता, ये बताया था मैंने जूम सेशन पे। आई कैन नॉट टेक द मार्केट प्राइस। आप देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा एक बार, फिर भी डाउट है तो पूछ लेना। ठीक है सर। Yes, anyone else who wants to ask something? नवांग, बोलिए। हेलो सर। जी, सर एक्चुअली मुझे कल के एमसीक्यू टेस्ट में थोड़ा डाउट था, क्वेश्चन नंबर 19 में। बोलो क्वेश्चन। इफ यू हैव द स्क्रीन, सो कैन आई रीड आउट द क्वेश्चन फॉर यू सर? हाँ, आप क्वेश्चन पढ़िए प्लीज। सर क्वेश्चन ये था कि ए, बी एंड सी jointly promised to pay rupees 60,000 to D. Before performance of the contract, C dies. Here the contract is option A becomes void on C's death. Option B should be performed by A and B along with C's legal representatives. Option C should be performed by A and B alone. On option D should be renewed between A, B and D. Sir, the correct answer is B, but my answer is A becomes void on C's death because at the time of payment, C suddenly died. So it can be uncertain for the moment क्योंकि पेमेंट करने के बाद जब आया तो सब C मर गया। D को जब पेमेंट करना था A, B and C को, तो C तो मतलब उसका डेथ तो अनसर्टेन था सर। तो सर जो कॉन्ट्रैक्ट था A, B या C, D के बीच में, तो वो वॉइड नहीं हो जाएगा। तो फिर दुनिया के सारे कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएंगे। तो दुनिया के सारे कॉन्ट्रैक्ट, आज मैं कोई भी आपसे कॉन्ट्रैक्ट करूंगा, आप ऐसा बोलोगे कि सर ये थोड़ी ना परफॉर्म होने वाला है, सर आप मर गए तो अनसर्टेन कॉन्ट्रैक्ट है, मौत कभी भी आ सकती है, आप तो मुझे डराने लगे ऐसा सब बोल बोल के। तो हाँ, सारे कॉन्ट्रैक्ट फिर ऐसे हो जाएंगे। इसमें क्या है कि वो डेथ है ना, डेथ, सी मैं बोल सकता हूँ डेथ इज सर्टन, लाइफ इज अनसर्टन। तो मरना तो तय ही है, तो अनसर्टन कैसे हुआ? अगर मैं आपको ऐसा पूछूं डेथ सर्टन है कि अनसर्टन, तो आप बोलोगे अनसर्टन, लेकिन वो डेथ उल्टा डेथ सर्टन है, लाइफ अनसर्टन है। तो आप मर जाओगे ऐसा तो पॉइंट रख ही नहीं सकते, और ऐसा नहीं बोल सकते कॉन्ट्रैक्ट। मैं बोलता हूँ दुनिया के सारे कॉन्ट्रैक्ट फिर अनसर्टन हो जाएंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो यहाँ पर बी इसीलिए आएगा क्योंकि ए एंड बी जिंदा है, तो उसको तो देने पड़ेंगे, और सी के लीगल रिप्रेजेंटेटिव या लीगल हायर को देने पड़ेंगे। You cannot make this contract void, otherwise सारे कॉन्ट्रैक्ट्स दुनिया में void हो जाएंगे। ये प्रिंसिपल कभी भी अप्लाई नहीं होगा। ध्वनि, you have any question? સર बोलो। हाँ, અગર એનું કોઈ લીગલ રિપ્રેઝેન્ટેટિવ ના હોય તો એ અને બી એ એકલું પરફોર્મ કરવાનું? અવાજ કટ થાય છે યાર, અવાજ નહીં આવતો બિલકુલ બી। એક મિનિટ, પૃથ્વી ફરીથી બોલો ને એકવાર। અગર સી નું કોઈ લીગલ રિપ્રેઝેન્ટેટિવ ના હોય, અગર એને હા। કોઈને ના બનાવ્યું હોય તો એ અને બી એ એકલું જ પરફોર્મ કરવાનું ને? એ અને બી એકલું પરફોર્મ કરવાનું। કોન્ટ્રાક્ટમાં લખ્યું હોય કે ડેથ પર પછી કોઈ રિસ્પોન્સિબલ નહીં હોય, તો પછી એ અને બી ને બધા પૈસા મળીને આપવા પડશે, બરાબર? હા ધ્વનિ, સર 12th વાળો ક્વેશ્ચન શું હતો ક્વેશ્ચન, યાદ છે? પેલું કઈક લિક્વિડ વાળો આન્સર એનો હતો। 12th વાળો આ છે, 11th હશે કદાચ। હા એટલે 11th। હા, પહેલેથી કોન્ટ્રાક્ટમાં આપણે લખી દીધું છે કે જો આપણે કોન્ટ્રાક્ટ બ્રીચ કરીશું ને તો આટલી ડેમેજીસ આપવા પડશે। તો આ જે ડેમેજીસ ઓલરેડી કોન્ટ્રાક્ટ પેપર પર લખી દીધા છે એને શું કહેવાય? એને કહેવાય લિક્વિડેટેડ ડેમેજીસ। ઓકે, મારું ધ્યાન નહોતું આ વખતે। બોલો, બીજા કોઈને કોઈ ડાઉટ છે? નંદિની ફ્રોમ ઓપી રોડ, કોઈ ડાઉટ છે? કોઈ ડાઉટ નથી। યસ પરિધિ। सर इम्प्लाइड और क्वासी में मतलब क्या डिफरेंस है? जैसे कि इम्प्लाइड में भी हम पे थोड़ी ना कोई पहले पता रहता है कि हम कॉन्ट्रैक्ट करने ही वाले हैं। मतलब आप जैसे वो बेगर वाला आप ले लीजिए, हाँ। उसमें भी हमें थोड़ी ना कोई पहले पता रहता है कि हम कॉन्ट्रैक्ट पहले से ही हमारा होने वाला है, वो तो आता है और मतलब सी उसमें ये फर्क है कि इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट जो है ना वो एक्शन से पता चलता है, कि हमारी एक्शन से हम बोल देते हैं कि ये इम्प्लाइड, लाइक फॉर एग्जांपल इफ यू आर गोइंग टू एटीएम फॉर विड्रॉइंग मनी,
Now there is no offer, there is no communication, no verbal communication, no contract paper, but still you are withdrawing money from the ATM. So आपकी एक्शन से पता चलता है कि you are entering a contract with bank to receive the money from your account. तो ये implied contract हो गया, ये quasi नहीं हुआ. Quasi क्या है, वो लॉ के पूरा बाहर है, वो है ना कानून ने बनाया है कॉन्ट्रैक्ट. ये कॉन्ट्रैक्ट एंटर होने के बाद हमको पता चलता है कि कॉन्ट्रैक्ट एंटर हो गया था. एंड जनरली क्वाजी का प्रिंसिपल होता है जो इम्प्लाइड का प्रिंसिपल नहीं होता. इम्प्लाइड का कोई रूल नहीं होता, क्वाजी का रूल होता है कि मेरी पॉकेट से अगर खर्चा होता है, नहीं मेरा अगर फायदा हो जाता है किसी और के पॉकेट से, तो मुझे उसको रीपे करना पड़ेगा. ये सर बट कॉन्ट्रैक्ट तो इम्प्लाइड भी होता ही है ना, मतलब अगेन आई विल गिव द सेम आंसर. इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स, हम जब कॉन्ट्रैक्ट एंटर करते हैं ना, तब हमारी एक्शन से पता चल जाता है. क्वाजी में कब एंटर हो गया वो हमको पता ही नहीं चलता है. क्वाजी में कोई एक्शंस नहीं होता है, बराबर है. लाइक फॉर एग्जांपल मेरे घर में आग लगी, तो मैंने एम्बुलेंस नहीं सॉरी फायर ब्रिगेड को बुलाया, फायर ब्रिगेड वाले को बुलाया. तो नाउ दे विल चार्ज मनी फ्रॉम मी. अगर वो उसके रेंज में नहीं आता तो मैं फिर ऐसा नहीं बोल सकता कि मैंने कहाँ ऑफर करा था, आपने कहाँ एक्सेप्टेंस करा था, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है. इट्स एन इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट. यू कॉल्ड फायर ब्रिगेड ना, दैट मींस यू आर एंटरिंग अ कॉन्ट्रैक्ट. अब आप पिज्जा वाला एग्जांपल लीजिए. आपके घर पे किसी और ने पिज्जा मंगवाया था, आपके घर पे आ गया, आपने वो खा लिया, तो आपने नेबर के साथ कोई भी एक्शन से आपको पता चला कि आप दोनों कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो चुके हो? नहीं. वो एक प्रिंसिपल है, खाली किसी और की जेब से आपको फायदा नहीं होना चाहिए. बस यही रूल क्वाजी में अप्लाई होगा. ये एक माइनर डिफरेंस है. ओके सर. सर तो मतलब जो ये क्वेश्चन था वो मतलब ऐसा था कि कॉन्ट्रैक्ट एंटर होने के बाद में मतलब पता पड़ता है, जैसे वो क्वेश्चन का एक बार आप वापस वो समझा दीजिए. मैं आपको एटीएम वाले एग्जांपल से समझाऊंगा वन मोर टाइम. आई एम गोइंग टू विड्रॉ मनी. माय एक्शंस इंडिकेट दैट आई एम गोइंग टू एंटर अ कॉन्ट्रैक्ट विद बैंक. ये बात सही है कि गलत है? यस सर, सही है. बराबर. तो ये एक इम्प्लाइड ऑफर, एक इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस हो गया. इम्प्लाइड ऑफर क्या, व्हाट इज इम्प्लाइड ऑफर? एटीएम का मशीन पड़ा है, इट्स एन इम्प्लाइड ऑफर. आओ पैसा विड्रॉ करके चले जाओ. आप गए, इट्स एन इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस. कॉन्ट्रैक्ट Yes. इम्प्लाइड खत्म हो गया. बट क्वाजी में कहाँ कोई भी टाइप का ऑफर एक्सेप्टेंस था? यहाँ तो फिर भी इम्प्लाइड ऑफर एक्सेप्टेंस था ना, वहां तो वो Yes, था sir. ही नहीं क्वाजी में. ओके सर. ये एक फर्क है. ओके सर. वेरी गुड, नाइस क्वेश्चन. बोलो कोई और ने, कोई बीजा ने कोई डाउट हो तो. नो डाउट्स? ओके सर हाँ बोलो बोलो बोलो. sir, can two contracts can applied in one case? Means, sir, you gave an example of Arjit Singh and void contract. Hello. Please repeat your Am I question. audible, sir? Please repeat your question. Yes, you're audible. लेकिन सुनाई नहीं दिया बराबर Sir, my से. question is, sir, can two contract can applied in one case? Means you gave an example of Arjit Singh of IFA award that due to some reason the event has been cancelled, so it's void. Like if Arjit Singh took all the money, like 50,000, and he don't return that money to organizer, so के बाद अब आवाज नहीं आ रहा. so something is quasi contract. So I just want to ask that. Hello. हाँ नवंग नहीं बीच में बिल्कुल आवाज चला गया. क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पे कौन सा क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट था? सर आपने वो अरिजीत सिंह का एग्जांपल दिया था ना वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में, तो सर अज़ूम ये करते कि अरिजीत सिंह ने पैसा ले लिया और अरिजीत सिंह ने पैसा ले लिया था तो वो क्वाजी नहीं है, क्योंकि वहां ऑफर एक्सेप्टेंस था. तो सर उससे रिटर्न, वो रिस्टिट्यूशन सेक्शन 65. आवाज आ रही है नवांग? हाँ अब सुनो. अरिजीत सिंह को कॉन्सर्ट करना था, उसके लिए उसने एडवांस मनी ले लिया, लेकिन ड्यू टू सम रीजन लाइक कोरोना वो कैंसिल हुआ इवेंट पूरा. तो अरिजीत सिंह वो पैसा नहीं रख सकता. यस, बिकॉज प्रिंसिपल क्वाजी का अप्लाई होता है कि भाई किसी और के खर्चे पर मुझे फायदा नहीं होना चाहिए, लेकिन ये क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट नहीं है. उसका प्रिंसिपल अप्लाई करो, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट नहीं है ये तो नॉर्मल एक वॉइड कॉन्ट्रैक्ट ही है. सब्सिक्वेंट इवेंट इट बिकम्स वॉइड.
ओके अब पैसा जो आप वापस देते हो ना तो सेक्शन 65 के हिसाब से देते हो रिस्टिट्यूशन। रिस्टिट्यूशन मतलब कि पैसा आपको ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाना है, जो पहले था वैसा हो जाएगा। पहले क्या था, अरिजीत के पास पैसा नहीं था, दे दो वापस पैसा, वो आएगा उसमें। बराबर है। पूरा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ो, मैंने जो स्टार्टिंग से आपको लिखवाया है एक एक एग्जांपल पढ़ो और उसको खत्म करो। अभी फिर लेट हो जाएगा बेटा, बहुत लेट हो जाएगा, फिर नहीं एक साथ नहीं हो पाएगा। तो ट्राई टू कंप्लीट द चैप्टर्स, यू गो विथ दिस बेसिक एसेंशियल्स, ऑफर, एक्सेप्टન્સ, કન્સિડરેશન અને કેપેસિટી તક તો કમ્પ્લીટ થઈ જ જવું જોઈએ, क्योंकि एग्जाम में एक एक चैप्टर के एमसीक्यू नहीं आएंगे, सब साथ में आएगा, तो तब थोड़ा प्रॉब्लम होगा। यू विल गेट द एमसीक्यू पैम्पलेट, उसी में से आएगा, लेकिन फिर भी अपने को क्या डिपेंडेंट नहीं रहना है, आ जाना चाहिए सब, 30 में से 30 आने चाहिए। चलो छे कोई डाउट बीजा कोઈને નથી તો પછી મળીએ થર્સડે, એક બીજો સેશન આવશે એમસીક્યુ ની સિરીઝ નંબર 3, ત્યાં સુધી વાંચતા રહો, બરાબર? બાય બાય, ટેક કેર, સી યુ, ગુડ બાય, Bye bye, sir. Bye. Bye. okay, from next week we'll start retail banking, from next week. Bye bye. Bye sir. Bye, sir. Bye, sir. Bye everyone.